मैं बहुत खुश हूँ और खुशाइन बात है और उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस हुकूमत ने इस बजट में क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की है और 240 अरब रुपए की 10 रुपए 59 पैसे के हिसाब से बिजली सस्ती की इंडस्ट्री को, जो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो दिस बजट, ऑनरेबल स्पीकर, डज नॉट शो एनी डायरेक्शन. The only direction one can see is the revenue generation. इसमें ना ग्रोथ का उंसर है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉब क्रिएशन का उंसर है, ना इसमें एफडीआई का जो ट्रैक किया जाए आने वाले वक्त के लिए कोई इंसेंटिव्स, वो आपको नज़र आता है. इसमें सिर्फ एक चीज़ है और वो चीज़ है रेवेन्यू एंड रेवेन्यू एंड रेवेन्यू. Now, I understand that revenue is very, very important for the government machinery to run the country, but not at the cost of कि हमारी इंडस्ट्री ठप हो जाए, एक्सपोर्ट बैठ जाए और उसके बाद बेरोजगारी का जो अमल इशू हो और जो इन्फ्लेशन बढ़े, वो फिर कोई नहीं रोक सकता. इसमें पहला इशू जो है, जो मैं चाहूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि तमाम एक्सपोर्टर्स को 1% फाइनल टैक्स डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी अलाउ की गई थी 1991 में कि एक्सपोर्टर धक्के नहीं खाएं, रिटर्न नहीं फाइल करें. रिटर्न तो फाइल करें, मतलब अपीलों में और इधर इनकम टैक्स ऑफिस के धक्के ना खाएं. उन्होंने उनको 1% फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी बना दिया था कि आपके जितने पैसे आएंगे उसमें 1% कट जाएगा, और वो सही जा रहा था. इस बजट में उसको ख़त्म करके नॉर्मल टैक्स रिजीम में उन लोगों को ले आए. नॉर्मल टैक्स रिजीम के माने 1% जो पे करता था, आप 29% पे करेंगे और 10% सुपर टैक्स अगर उस पर अप्लाई होता है तो 39 हो जाता है. और वो मिनिमम 1% टैक्स अपनी जगह बाकी है, वो ख़त्म नहीं किया विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में ऑन रिसीप्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स. तो ये क्या हो रहा है? इसमें तमाम एक्सपोर्टर वज़ीर आज़म साहब से कल मिले थे इस्लामाबाद में और उन्होंने उनको एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है कि अगर आप समझते हैं कि हमारी इनकम बढ़ गई है और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में 1% कम है, तो 1.5% तक वो कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो टैक्स रजीम में जाके इनकम टैक्स ऑफिस के धक्के खाएं या एक्सपोर्ट के लिए मार्केटिंग और प्रोडक्शन करें. ये एक फैसला हमने, आपने, सब ने मिलकर करना है. हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 30 बिलियन से ऊपर नहीं जा रही, स्टैग्नेंट हो चुकी. टेक्सटाइल की सनत 15-16 बिलियन से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही. तो उसकी वजह हमने देखनी है, चीज़ों को आसान बनाना है, ना कि हमने उसको पैसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के चक्कर में इतना कम्बरसम और मुश्किल कर दें कि वो सनत ही बैठ जाए. तो सर, पहला तो मेरा यही रिक्वेस्ट थी. उसके बाद गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर, हाइब्रिड के ऊपर टैक्सेस और ड्यूटी बढ़ाइए. पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल ख़त्म करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं और हमने उनकी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी गई है. ये भी एक एनोमली है. पाटा एंड फाटा के लिए बहुत पुराना मसला चलता आ रहा था. इस बार फिर इनकम टैक्स 1% 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया उनकी रिजीम को, यानी नो इनकम टैक्स फॉर अनदर 1 ईयर. इससे मुकाबलाती सख्त बाकी इंडस्ट्री की इफेक्ट हो रही है. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पाटा एंड फाटा को जो कंसेशन दिए थे वो उस पीरियड के लिए थे, वो पीरियड पूरा हो गया है, तो उसको ख़त्म किया जाए ताकि मुकाबलती सख्त रहे. सैलरी क्लास में जो सैलरीज में इजाफा किया गया है वो अनबेरेबल बर्डन है. एक चीज़ अच्छी हुई है कि उन्होंने इंडस्ट्री को 200 अरब रुपए का इंसेंटिव दिया है चीपर इलेक्ट्रिसिटी देके. ये एक्चुअली क्रॉस सब्सिडी थी, यानी रेजिडेंशियल कंज्यूमर को सस्ती बिजली देने के लिए 240 अरब रुपए का बर्डन इंडस्ट्री पर डाल दिया था.
तो क्रॉस सब्सिडी इज ए फेल मॉडल वर्ल्ड ओवर कि आप किसी एक सेक्टर को सस्ता करने के लिए दूसरे एक सेक्टर में आप उसका बर्डन डाल दें, जो इंडस्ट्री पे 240 अरब का किया था। मैं बहुत खुश हूँ और खुशाइन बात है और उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस हुकूमत ने इस बजट में क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की है और 240 अरब रुपए की 10 रुपये 59 पैसे के हिसाब से बिजली सस्ती की इंडस्ट्री को, जो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो 240 अरब रुपए क्या रेजिडेंशियल कंज्यूमर पे डाले जाएंगे जिनको पहले कम कर रहे थे, या हुकूमत अपने पास से 240 अरब रुपए का हिट लेगी सब्सिडी की शक्ल में? ये एक सवाल है। सर, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीव पे आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते 30 से 40 से 50 60 अब 80 कर दिया गया है। पेट्रोलियम जो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड IMF की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन एक कैपेसिटी होती है, ये दुगना हो चुका है एंड नॉन स्टॉप। तो पेट्रोलियम की प्राइसेस आप कहते हैं कम कर दी हमने, भाई वो तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी तो बढ़ाएंगे, कम होंगी तो कम करेंगे, लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो है, जो 20 रुपये फी लीटर बढ़ाया है, इससे आपकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। सर, एक और सीरियस चीज़ है कि एग्रीकल्चर इनपुट्स में टैक्सेस लगा दिए गए हैं, ड्यूटियां लगा दी गई हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स में ट्रैक्टर भी आते हैं, पेस्टिसाइड्स भी आते हैं, बीज यानी सीड्स भी आ रहे हैं। सर, ये फार्मर तो पहले ही मातम कर रहा है। सर, वीट की जो इश्यूज थे वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, हमने इस हाउस में भी उठाया था। अब फार्मर को एग्रीकल्चर इनपुट्स, एग्री इनपुट्स में जो ड्यूटियां लगाई गई हैं, उनसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बढ़ने के माने महंगाई का सैलाब आएगा। सर, इस पे भी मैं एक बात बतलाता जाऊं कि इन्फ्लेशन, अल्लाह का शुक्र, इस हुकूमत ने मेहनत से कम करा है और ये 30% से 15% पे आ गया है। ये स्टबन इन्फ्लेशन था, हाइपर इन्फ्लेशन था जो कम लाया गया है। लेकिन ये जो इक़दाम किए गए हैं कि मिल्क के ऊपर ड्यूटी लगाई जा रही है, पेस्टिसाइड पे, एग्री इनपुट्स पे, तो इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के माने महंगाई बढ़ रही है। फिर आप डिस्काउंट रेट बैंक के कम नहीं करेंगे ये कह के कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लिहाजा इन्फ्लेशन पहले कम होगा। फिर हम अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक में जो 22% करा था उसमें 1.5% कम करा है। हमारी सनत तो वही पहले सिंगल डिजिट रेट देख रही है, जहाँ से शुरू किया था बढ़ाना 8-9% था हमारा, तो उस पर भी है। सर, IPP एक बम है जो कभी भी फट सकता है। IPPs के 5,500 सर्कुलर डेट्स बढ़े हुए हैं, उसमें IPPs की पेमेंट्स हैं। IPPs अब भी रिन्यू हो रहे हैं, अब भी कैपेसिटी सरचार्ज दिया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो IPP एग्रीमेंट रिन्यू हो वो नए टर्म्स पे हों, उनमें वो शराइत ना हो कि कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं या डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, या इस तरह की जो पुराने थे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न ले लिए हैं। अब आप IPP को पुराने शराइत के ऊपर जब रिन्यू कर रहे हैं तो फिर आने वाली नस्ल को आप गर्मी में रख रहे हैं।